हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल रोशन सर जीके वाटिका। आइए आज हम फिर से एक नया वीडियो के साथ आए हैं और आज हम लोग इस वीडियो में इतिहास को पढ़ने वाले हैं। और जुड़ जाइए, जैसा कि हम आपको बताए थे कि हम लोग सभी सब्जेक्ट को बारी बारी से पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इतिहास को इस वीडियो में देखने वाले हैं। आइए पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास होता क्या है दोस्तों। आइए सबसे पहली बात देखिएगा, इतिहास। अरे बाबा, इतिहास, इतिहास को इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं नहीं। आइए आगे हम लोग समझते हैं कि जो इतिहास है ना बाबू, इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। कितना शब्द बोले सर? तीन शब्द, इति जोड़ ह जोड़ आस, यानी इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना है। इति जोड़ ह जोड़ आस। जहां जहां इति का मतलब याद रखेंगे, जहां इति का मतलब होता है ऐसा ही। क्या होता है दोस्तों? ऐसा ही होता है। हा का मतलब होता है निश्चित, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। और आस का मतलब होता है हुआ था, हुआ था, यानी ऐसा ही निश्चित रूप से हुआ था। बात समझ रहे होंगे। आइए अगला डिफिनेशन देखते हैं। इतिहास, इतिहास अगर आपसे पूछे कि इतिहास क्या होता है तो आप बताइएगा कि किसी भी घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। दोस्तों याद रखेंगे, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अतीत के घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। या कोई भी कहानी को अगर सिलसिलेवार ढंग से क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाए उसे इतिहास कहेंगे। नहीं सर, क्रमबद्ध का मतलब होता है कि लगातार। एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे जैसे हम बात करें, आप तो गौतम बुद्ध का नाम सुने होंगे नहीं? तो अगर बात करें सर, पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ होगा, है ना, फिर उसे वो बड़े हुए होंगे, उसके बाद शादी हुई, है ना, पुत्र की प्राप्ति हुई, कई सारे कार्य किए और कार्य करने के बाद अंतिम में जाके उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लेकिन ये तो क्रमबद्ध तरीके से हुआ। लेकिन हम बोले कि गौतम बुद्ध का पहले शादी हुआ और फिर जन्म हुआ और फिर मृत्यु हुआ, क्या ये क्रमबद्ध होगा दोस्तों? नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं कि अतीत। अतीत का मतलब होता है जो बीत चुका, जो बीत चुका। तो अतीत के घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आप देख सकते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं कि अतीत के घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन को ही इतिहास कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। आइए, क्या सर इतिहास आप कहें कि किसी भी घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को? याद रखिएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा होगा ना हो जो पहली बार इतिहास की घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का कार्य क्या होगा? नहीं, याद रखेंगे एक यूनान के दार्शनिक हुआ करते थे दोस्तों। यूनान का क्या हुआ करता था? दार्शनिक हुआ करता था, जिनका नाम था हेरोडोटस। और इन्होंने ही पहली बार किसी घटनाओं को क्रमबद्ध तरीके से लिखने का कार्य किया था। इसलिए इस हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, या जनक भी कहते हैं, या इसे फादर ऑफ हिस्ट्री भी कह सकते हैं। समझ गए ना? और इसी हेरोडोटस के द्वारा एक इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आपके लिए, इसी हेरोडोटस के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था वो? हिस्टोरिका। याद रखेंगे, यानी अतीत के घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहते हैं। और किसी घटनाओं को पहली बार किसने लिखा था? हेरोडोटस ने लिखा था। किस पुस्तक में भैया? तो हिस्टोरिका में लिखा था। बात समझ गए ना? तो आप समझ गए सर, ये इतिहास, इसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। आइए हम लोग इतिहास को बांटने का कार्य करते हैं। सर इतिहास का विभाजन आखिर हुआ तो हुआ कैसे? तो याद रखेंगे कि किसी जगह का अगर आपको इतिहास जानना हो ना, तो इतिहास जानने के दो प्रमुख स्रोत होते हैं। एक होता है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब दोस्तों होता है कि खनन या उत्खनन, यानी खनन या उत्खनन के द्वारा अगर कोई वस्तु आपको प्राप्त होती है उसे पुरातात्विक स्रोत कह सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे सिंधु घाटी सभ्यता का तो नाम सुने ही होंगे, और सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा कई सारे वस्तुएं, सिक्का, मूर्ति, बर्तन मिले, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? पुरातात्विक स्रोत कहलाएंगे। नहीं, और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत दो टाइप का होता है, एक धार्मिक, दूसरा गैर धार्मिक। नहीं, तो याद रखेंगे कि साहित्यिक स्रोत में सीधा हम कह सकते हैं कि सर कोई एक पुस्तक के द्वारा भी हम इतिहास को जान सकते हैं। तो आइए हम लोग इतिहास का विभाजन को देखते हैं। याद रखेंगे कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उसी समय से हम बात कर रहे हैं, और उस समय की बात करते हुए ध्यान रखेंगे कि इतिहास के कालखंडों को तीन भागों में विभाजित किया गया। पहले को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, दूसरे को आधैतिहासिक काल कहते हैं, और तीसरे को ऐतिहासिक काल कहते हैं। दोस्तों फिर से ध्यान दीजिएगा, इतिहास के तीन कालखंड हैं। पहले को प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आधैतिहासिक और तीसरे को ऐतिहासिक कहते हैं।
सर आखिर इस काल को किस आधार पर इन्होंने बांटा, तो हम कह सकते हैं सर पहला इसको पुरातात्विक आधार पर भी बांटा है, और दूसरा हम कह सकते हैं कि इसे लिपि लिपि क्या होता है सर, यानी कि लिपि एक लेखन की कला होती है। जैसे आपकी लिपि क्या है, देवनागरी है ना, उसी तरह लिपि एक लेखन की कला होती है, और लिपि यानी लेखन कला के आधार पर भी इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। दोस्तों याद रखेंगे, नहीं तो याद रखेंगे लिपि के आधार पर। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल में हुआ क्या, इसको इतिहास के उस कालखंड को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं जिसमें सर मनुष्य को लिपि का यानी लिखने का कोई ज्ञान ही नहीं था। इसको ससुरा को लिखने पढ़ने नहीं आता था, बपलवा कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, इसको लिखने पढ़ने नहीं आता था। ठीक है सर। आज ऐतिहासिक काल, इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं सर जिसमें लिपि का तो ज्ञान था, यानी मनुष्य को लिखने तो आता था, लिखने तो आता था, लेकिन इसको हम लोगों ने पढ़ ही नहीं पाए, हम लोग इसको स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाए। यानी आदि ऐतिहासिक काल इतिहास के उस कालखंड को कहते हैं जिसमें लिपि का तो ज्ञान था लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन सोचा ऐसा लिखा, अब ऐसे कोई लिख देगा हो तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, बताइए तो इस डॉक्टर वाक्टर लिखता है, पढ़ ही नहीं पाइएगा, नहीं तो लिखा ऐसा जिसे पढ़ ही नहीं पाए और उसी को रख दिए किसमें, आर्ध ऐतिहासिक काल में। आइए देखते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में मनुष्य को लिखने भी आता था और उसको हम लोग पढ़ भी ली, यानी इस काल में सर लिपि का भी ज्ञान था, लिपि का भी ज्ञान था और इसे स्पष्ट रूप से पढ़ा भी गया है। इसलिए वैसा कालखंड जिसमें लिपि का भी ज्ञान हो और उसको स्पष्ट रूप से पढ़ा भी गया हो उसे हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। उम्मीद करते हैं इतना बातें आपको समझ में आ गई होगी, आगे हम लोग समझते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में बहुत अधिक मात्रा में पत्थर का प्रयोग होता था, इसीलिए प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल को ही हम लोग पाषाण काल कहते हैं दोस्तों, पाषाण काल। और पाषाण काल का मतलब हम कह सकते हैं सर पत्थर का काल, यानी प्रागैतिहासिक काल का एक और नाम क्या दिया गया, पाषाण काल दिया गया। क्यों सर, क्योंकि इस काल में अधिक मात्रा में पत्थर का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे पाषाण काल कह दिया गया। समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं सर उसके बाद भी इस पाषाण काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है ना। पहले तो इतिहास को 3 भागों में बांटे हैं, यानी प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। उसके बाद इस प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल कहे और इस पाषाण काल को भी कितने भागों में विभक्त किए हैं, 3 भागों में। पहले वाले को कहते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरे वाले को कहते हैं मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरे को कहते हैं हम लोग नव पाषाण, यानी नव पाषाण काल। याद रखिएगा, नव पाषाण काल। यानी सर इस प्रागैतिहासिक काल को कह सकते हैं या पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले को पूरा पाषाण काल, यानी सबसे पहले जब मानव आया उस समय जो पत्थर का प्रयोग होता था उसे कहते थे, उसको रख दिए पाषाण काल में। उसके बाद कुछ ज्ञान हुई, फिर रख दिए मध्य पाषाण काल में, और उसके सबसे अंतिम वाले को रख दिए हम लोग नव पाषाण काल में। किस काल में दोस्तों, नव पाषाण काल में से हम लोग रख दिए, नव पाषाण काल में से रख दिए। अब देखिएगा, क्या सर इसका कोई समय सारणी भी है, क्या सर इसका कोई डेट भी है, कोई काल भी है? तो याद रखेंगे सभी पुस्तकों में लगभग इसका काल जो होता है अलग अलग होता है। तो मोटा मोटी अब याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल लगभग 25 लाख, याद रखिएगा 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक चला था। यानी हम कह सकते हैं सर 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। उसके बाद मध्य पाषाण कहते हैं 12,000, याद रखिएगा 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 5,000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं, मध्य पाषाण काल कहते हैं। और उसके बाद 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक के काल को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे नव पाषाण काल कहते हैं। आइए, आप इसमें एक वर्ड दिख रहे हैं ईसा पूर्व, समझिएगा। एक होता है ईस्वी, एक होता है ईसा पूर्व। याद रखेंगे सर ईस्वी और ईसा पूर्व में क्या अंतर है। एक ध्यान दीजिएगा कि आप ईसा मसीह का नाम सुने होंगे, और ईसा मसीह के मान लिया जाए कि एक डाटा हम आपको दिखा रहे हैं सर, ये मान लिया जाए 0 मान लिया जाए कि इस समय यानी जब 0 था, 0 था, यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ, माने हैं दोस्तों, याद रखेंगे ईसा मसीह का जन्म हुआ। और ईसा मसीह के जन्म से इधर 0 के बाद 1 2 3 4 डॉट अभी आ रहा है, अभी 2023 है नहीं, और इस 0 से पहले भी होगा, यानी -1 -2 3 4 5 6 7 8, यानी इस तरह पीछे भी होगा सर नहीं। तो याद रखेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को हम लोग कहते हैं ईसा पूर्व,
ईसा पूर्व, इसको बीसी कहते हैं, बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व या बीसी कहते हैं, है ना। और उसके बाद के काल को कहते हैं हम लोग ईस्वी या ईसा कहते हैं, ईस्वी या ईसा कहते हैं, इसे हम लोग एडी कहते हैं। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, है ना। और बीसी का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्टस, यानी इसके जन्म से पहले को ईसा पूर्व कहे और इसके जन्म के बाद को क्या कह दिए, हम लोग कह दिए ईस्वी या एडी कह दिए। उम्मीद करते हैं इस बात को आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब आगे थोड़ा सा और हम लोग समझ लेते हैं। सर इतिहास को हम लोग पहले याद रखेंगे, हम थोड़ा सा एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं, आपको ध्यान देंगे। सर इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, इति जोड़ हा जोड़ आस, जहां इति का मतलब होता है ऐसा ही, हा का मतलब होता है निश्चित रूप से, और आस का मतलब होता है हुआ था। यानी हम कह सकते हैं सर इतिहास अतीत के घटनाओं के क्रमबद्ध अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। अगर हम इतिहास की पिता की बात करें तो एक यूनान के दार्शनिक हुआ करते थे जिनका नाम क्या था, हेरोडोटस, और हेरोडोटस को ही हम लोग इतिहास का पिता या जनक कहते हैं। और इतिहास का पिता या जनक हेरोडोटस के द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था दोस्तों, हिस्टोरिका। और इस पुस्तक में पेलोपियन युद्ध की चर्चा की गई थी, है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से। उसके बाद इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, 3 कालखंडों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत के आधार पर या लिपि के आधार पर। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आर्धैतिहासिक काल, और तीसरे को ऐतिहासिक काल कह दिया हम लोग। उसके बाद सब प्रागैतिहासिक काल में पत्थर का ज्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल नाम दे दिया गया। कि कौन सा काल दिया गया, पाषाण काल। उसके बाद सर हम लोग पाषाण काल कह दिया इसको। उसके बाद पाषाण काल को भी कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला को दोस्तों याद रखेंगे पूरा पाषाण, यानी पाषाण में जो सबसे पहले चला उसे पूरा पाषाण कह दिए, 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व। उसके बाद जो उसके बाद वाला काल आया उसे मध्य पाषाण में रखे और ये चला 12,000 से 5,000 ईसा पूर्व। और उसके सबसे अंतिम के जो काल आए उसे नव पाषाण काल कह दिए, और ये कब से कब तक चला, 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व तक चला। नहीं, उम्मीद करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी प्रागैतिहासिक काल में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा पाषाण काल को कंप्लीट करना पड़ेगा, मध्य पाषाण काल को कंप्लीट करना पड़ेगा, और नव पाषाण काल को भी कंप्लीट करना पड़ेगा। सर आर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। आर्ध ऐतिहासिक काल में हम लोग यानी किसको पढ़ेंगे, हम लोग वैसा काल को देखेंगे जिसमें लिपि का ज्ञान था, लिखा हुआ सर मिला है लेकिन उसको हम लोग पढ़ ही नहीं पाए हैं। इसमें याद रखेंगे, इसमें पहला होता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, जो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक चला था। और दूसरा इसमें पढ़ेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता, याद रखेंगे वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला था, इसे वैदिक सभ्यता कहते हैं। और याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 250 वर्षों के बाद एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम लोग वैदिक सभ्यता नाम दिए। और याद रखेंगे इसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।